हर बार जरूरी नहीं है आप जिससे जितना प्यार करे वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। अगर प्यार एक तरफा हो तो वो आपको दर्द के अलावा और कुछ नहीं देगा। कुछ यही हाल था हमारे मेन कैरेक्टर का, जो आयका को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो हर दिन उसे कन्फेस करने की कोशिश करता है और उसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन आयका उसे हर बार मना कर देती है। ऐसा नहीं कि उसे हेट करती है, उसे अपने दोस्त के अलावा वो कुछ नहीं मानती। ये उससे लगभग 100 बार से भी ज्यादा कन्फेस कर चुका होगा। इसकी वजह से उसके स्कूल में पूरी तरीके से रेपुटेशन गिर चुकी है। इसके बाद भी आयका उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। क्या हो अगर वो आयका को प्रपोज करना छोड़ दे? क्या इसके बाद वो मूव ऑन कर पाएगा? या उसके दूर जाने के बाद आयका को उसकी कमी महसूस होगी या नहीं? ये सब पता चलेगा आपको पूरा वीडियो देखने के बाद। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुजो हर बार की तरह आयका का पीछा कर रहा होता है। आयका तो बस इतना चाहती थी किसी भी तरीके से इससे इसका पीछा छूट जाए। उससे बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मुझे कन्फेस क्यों करते रहते हो? तुम्हें पता होगा कि मेरा जवाब हर बार की तरह ना होगा। वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी साचो के सामने आती है एक बॉल। पता नहीं कैसे उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया रुक गई है, मानो उसे समय मिल गया है बहुत कुछ सोचने का। यहाँ पर उसके बाद बहुत ज्यादा समय मिल जाता है तो वो आराम से सोचता है वो आखिर भी अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है। वो आयका से 100 से ज्यादा बार रिजेक्ट हो चुका है, तब भी उसके पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे मुझे स्टोकर भी बुलाने लगे हैं, लेकिन आयका उसका अभी भी जवाब ना है। शायद मुझे भी मान लेना चाहिए, मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। वैसे भी हमें जमीन और आसमान का फर्क है, कितनी ज्यादा समझदार और होशियार है, कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। अब उसके इतना सोचने के बाद दुनिया फिर से पहली जैसी हो जाती है। जैसे समय दोबारा स्टार्ट होता है बॉल उसके बगल में से जाती है। आयका को उसकी चिंता होती है, बोलती है तुम्हें लगी तो नहीं। इसके बाद उसे पता चलता है वो सही सलामत है। इसके बाद दोबारा वो अपने पुराने वाले मूड में आ जाती है। वो बोलती है गॉड तुम्हें पनिश कर रहे हैं, तुमने अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें दोबारा पनिश करेंगे। इसके बाद वो चीजें होने वाली थी जिसे आयका ने कभी सोचा नहीं था। वो अब आयका का पीछा करना बंद करने वाला था। इसके बाद वो दोबारा कभी भी उसे कन्फेस नहीं करेगा। क्लास स्टार्ट होने के बाद वो अपने क्लासरूम में जाता है। यहाँ पे आयका के साथ बैठी होती है साजो की दूसरी दोस्त आसिदा। आसिदा बोलती है मैंने सुना कि तुम्हें गॉड ने पनिश किया है, मुझे लगता है तुम्हें अब इसके बाद इसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। पर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो शायद तुम्हें आयका हेट करने लगे। लेकिन आयका वहीं पे उसे रोक देती है और वो बोलती है उसे चिढ़ाना बंद करो। वहीं पे आयका अपना मुंह नहीं बंद रखती, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक हार मान चुकी होती। इसके बाद सादो बोलता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मुझे अपनी ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। आयका और आसिदा को यकीन नहीं होता कि सच में अपनी गलती मान रहा है। आसिदा अपने मन में सोच रही तो मैं तो केवल मजाक कर रही थी, ये इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया? इन दोनों को तो छोड़ो, इसकी टीचर भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। बोलती हैं सूरज किस तरफ से निकला है? पहली बार हुआ है कि तुम आयका के आगे पीछे नहीं घूम रहे हो। ये बात सुनने के बाद पूरी क्लास जोरों से हंसने लगती है सिवाय आयका के। अब क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर जाता है। इसके बाद आयका बोलती है तुम मेरा दोबारा पीछा करने लगे, मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी दोबारा चेंज नहीं हो सकते, फिर मैं तुम अपनी हरकतें कब बंद करोगे? इसके बाद साजो बोलता है मैं तो केवल वॉशरूम में जा रहा था, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। इसके बाद पूरा स्कूल हैरान हो जाता है। लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साजो आयका का पीछा करना छोड़ देगा। ये बात उनके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिर में तुम्हें हुआ क्या है? तुम आयका को क्यों इग्नोर कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? अभी साजो बोलता है मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त भड़क जाता है, आखिर में तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, एक न एक दिन तुम्हें आयका पसंद करने लगेगी, तुम बस कोशिश करते रहो। इसके बाद साजो बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, अभी भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं बस उसे केवल सपोर्ट और प्रमोट करना चाहता हूँ। दूर से इसका क्या मतलब था तुम उसे सपोर्ट करने वाले हो? उनके दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आता, लगता है इतने ज्यादा रिजेक्शन के बाद ये पागल हो चुका है। वे दोनों क्लास में बैठे होते हैं। आयका को उससे कुछ बात करनी होती है, कुछ भी, लेकिन साथ उससे बोल ही नहीं रहा था। जब उठ के जाने लगता है तो आयका कोशिश करती है उससे बात करने की, तभी वो सोचती है आखिर में बाहर क्यों जा रहा है, अब तो लंच टाइम हो चुका है, लेकिन इससे वो कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद वो बोलती है कुछ नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आयका हैरान थी कि बाहर क्यों जा रहा है, बाकी दोनों में इसके साथ लंच किया करता था। जब ये बाहर बैठ के अकेले लंच कर रहा होता है तभी क्यूट सी लड़की उसके पास आती है। वो बोलती है मेरा नाम है आइजावा। वो सब तो ठीक है, तुम इधर क्यों आई हो? और वो बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो? तभी वो हंसते हुए बोलती है तुम्हें तो पूरा स्कूल ही जानता है, वही हो ना जो आयका के आगे पीछे लगे रहते हो। इसके बाद साजू बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और ये तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? इसके बाद वो बोलती मैं तो तुम्हारे आगे वाली क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम है आइजावा रीने, मैं तो बस तुम्हें अकेला बैठे हुए देख के हाई करने आ गई। वैसे भी अब रेसेस खत्म होने वाला है, हम लोग बाद में दोबारा जरूर मिलेंगे। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे साजो का दोस्त उसे मारने लगता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयका को चीट करने की? वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे भी उसे मैं चीट कैसे करूंगा जब मैं उसे डेट ही नहीं कर रहा हूँ। तो
बाद उसका दोस्त बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम आयका को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और हिम्मत कैसे हुई दूसरी लड़की के बारे में सोचने की। आजो कंफ्यूज होता है कि आखिर में ये क्या बक रहा है। तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और बोलता है इसे एक्सप्लेन करो ये तुम्हारे पीछे क्यों है। हमें पता चलता है जो उसके पीछे लड़की है आईजावा, जो उसे कल मिली थी। ये लड़की तो उससे लंच में मिलने आई थी, हम दोनों कल रेसेस में मिले थे। इसके बाद उसका दोस्त दोबारा कॉलर पकड़ लेता है, कोई भी नहीं चाहती क्यों लड़की तुमसे मिलने क्यों आएगी, जरूर तुम ही इसके पीछे पड़े होगे। और वो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम आयका को धोखा दे रहे हो। वो जैसे ही आयका का नाम लेता है आयका उसके पीछे से आ जाती है। वो साजो को देखती है उस लड़की के साथ, वहाँ पे वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती, बस वहाँ पे वो मुंह बना के चली जाती है। और असीदा भी उसकी टांग खींचने लगता है, मुझे नहीं पता तुम लड़कियों के पीछे नहीं ज्यादा पॉपुलर हो, आखिर में कोई क्यूट लड़की तुमसे मिलने क्यों आएगी। तो इसके बाद आयका भी उसे इग्नोर करने लगती है और वो सोचता है वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं उससे क्यों बात करूं। उसके कुछ समय बाद साधु के पास असीदा आती है। इसके बाद वो उसे ताने देने लगती है, मुझे नहीं लगा था तुम जैसा लड़का भी आयका को धोखा दे देगा, पर छोड़ो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और वो बोलती वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। इसके बाद वो बताती कुछ समय पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था लेकिन अचानक से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये चीजें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से मैग्नेट की तरह चिपके रहते थे, अचानक से उन दोनों के बीच क्या हो गया वो तुम्हारे पास आ गई। दोस्त होने के कारण मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम उसे डेट करने की सोच रहे हो तो उससे बच के रहना, वो लड़की बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद साजो बोलता है उससे ज्यादा अजीब तो तुम हो, आखिर में तुम कब से उसका पीछा कर रही हो। उसके बाद ये लोग दोबारा क्लास के अंदर चले जाते हैं। वो आईजामा के बारे में सोच ही रहा होता है तभी वो वहाँ पे आ भी जाती है, लेकिन इस बार असीदा चुप नहीं रहती। वो जानना चाहती थी साधु के पीछे क्यों पड़ी है, तभी वो उसे छेड़ने लगती है। उसके सामने वो उसके एस की बहुत ज्यादा बुराई करती है, वो बहुत बड़ा गधा और बेवकूफ है, अच्छा हुआ तुमने साजो को पसंद कर लिया, हालांकि बेवकूफ है भी है, ये उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। आयका उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करती है लेकिन असीदा नहीं रुकती। तभी आईसाबा उसे सुना के चली जाती है और साधु भी उसके पीछे जाने लगता है। वो जैसे ही क्लास के बाहर जाता है वो किसी और लड़की से टकरा जाता है। वो उसे माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की घबरा के वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। बाद में वो आईजावा से मिलता है उसी जगह पे जहाँ पे वो लोग सबसे पहले मिले थे और वो बोलता है असीदा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, कभी कभार वो कुछ ज्यादा ही बोल देती है। इसके बाद आईसाबा बताती है वो गलत नहीं थी, वो तो तुम्हें केवल प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि वो मेरे इंटेंशन को समझ गई थी। इसके बाद साजो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तभी वो बताती है हरीमोरा मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, घर पर मेरे सामने दूसरी लड़कियों की तारीफ करता था तो मुझे लगा मैं किसी और लड़के को डेट करूं तो शायद उसे रियलाइज हो जाए कि उसने क्या खो दिया, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे इतनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा यूज किया, माफ करना, हम लोग डेट नहीं कर सकते, तुम्हें पता चल ही चुका है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इसके बाद साजो बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं पहली बार रिजेक्ट थोड़ी ना हो रहा हूँ। इसके बाद वो बोलती तुम रिजेक्शन को इतनी आसानी से क्यों ले लेते हो। इसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। आयका से पहले वो किसी और लड़की को पसंद करता था लेकिन उस लड़की ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने उसे बहुत ज्यादा मारा था, वहीं पे मुझे बचाने के लिए आयका आगे आई थी, यहाँ तक कि उसने उस लड़के को बहुत ज्यादा सुनाया। आयका ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पूरे स्कूल में वो इकलौती थी जो मेरे लिए खड़ी हुई थी। एक बात मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं किसी को डेट करूंगा वो आयका ही होगी, पर अब लगता है इस सपना कभी पूरा ही नहीं होगा, लेकिन मैं दूर से ही लेकिन उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, ये आयका के लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में होते हैं। उसके बाद असीदा बोलती बेचारा इससे भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन आयका उसके बात पे तो ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मानो कुछ सोच रही हो, वो अभी भी साजो के बारे में सोच रही होती है, उससे रहा नहीं जाता तो वो उसके घर चली जाती है। हालांकि ये दोस्त तो बचपन से ही थे, ऐसा पहली बार हुआ कि वो उसके घर आई है। साजो भी हैरान था कि ये मेरे घर क्यों आई है। उससे वो बोलता है मेरा एड्रेस तुम्हें किसने दिया, अगर तुम यहाँ आई हो तो कुछ तो बड़ी बात होगी। तभी वो बताती तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम हर बार मेरा पीछा करते थे और मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन तुम कई दिनों से बहुत ज्यादा शांत हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो तो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। तभी वो बोलती आखिर में तुम इतनी जल्दी चेंज क्यों हो गए। इसके बाद वो उसे दोबारा कन्फेस करता है। इसके बाद वो बोलता है फाइनली मुझे रियलाइज हो गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, मैं अपने साथ तुम्हारा भी टाइम बर्बाद कर रहा था, ये जानने के बाद भी कि तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, फाइनली मैंने पूछना ही छोड़ दिया। हाँ, और एक बार वो जैसे अपनी बात कंप्लीट करने वाला था बीच में साजो की बहन आ जाती है। इसके बाद वो भी उसका टांग खींचने लगती है, तुम्हारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। लेकिन इस बात पे साजो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, दूसरों की बातें छुप के सुनना अच्छी बात नहीं, चलो आयका हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो उसे देख के हैरान हो जाती है, अरे तुम तो वाइस प्रेसिडेंट हो ना, अब सच में इसकी बहन है। तभी वो कंफर्म करती है, हाँ ये बेवकूफ मेरा छोटा भाई है। आयका ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट का भाई होगा। इसके बाद वो दोनों रास्ते में जाने लगते हैं। आयका अभी भी अपने दुनिया में खोई हुई थी। तभी आयका बोलती है कि तुम मुझसे क्या बोलने वाले थे। साजो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो बोलती है तुम मुझसे कुछ बोलने वाले थे,
और उसी के बीच में तुम्हारी बहन आ गई। इसके बाद तुम चुप हो गए। हम लोग अकेले हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद वो अपनी बात कंप्लीट करता है, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था, आज के बाद से मैं तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं करूंगा। हम दोनों क्लासमेट के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद आयका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, वो उसे उस नजरिए से कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। क्या दूसरी तरफ साजू अब उसे क्लासमेट समझता है। इसके बाद वो बोलता है, अगर तुम्हारी कोई भी दोस्त मेरे लायक हो तो तुम मुझसे मिलवा सकती हो उसे। ये बात सुनने के बाद आयका उसे पीटने वाली थी, लेकिन उसे वहाँ पे बेवकूफ बोल के वो चली जाती है। यहाँ पे बेचारे साजू को कुछ भी समझ में नहीं आता। हुआ तो हुआ क्या, अब तो ऐसा लगता है कि गॉड भी चाहते हैं दोनों हमेशा अलग रहें, क्योंकि अब इन दोनों की सीट चेंज हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो जापान में हम अपनी सीट अपने से डिसाइड नहीं कर सकते। ये सीट हर हफ्ते या महीने में एक बार चेंज होती है। इस बार साजो उससे बहुत दूर बैठा होता है। सीधा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, देखो तुम मुझसे कितना दूर हो चुके हो। एक और बहाना मिल गया उससे दूर रहने का। रिया सीधा बोलती है, उसका क्या, वो बेचारी अकेली पड़ गई, मेरे और तुम्हारे अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं। तभी साजो को उसकी गलती रियलाइज होती है, उसके कोई भी दोस्त नहीं, उसका एक ही कारण है, वो हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। इस वजह से दूसरे लोग उसके पास आने की सोचते भी नहीं थे। उन लोगों को लगता था शायद मैं अजीब हूँ, यही रीजन है कि वो एक भी दोस्त नहीं बना पाई। पर अब ऐसा नहीं होगा, अगर मैं उससे दूर रहा तो फाइनली वो अपना एक दोस्त बना ही लेगी। जैसे क्लास के बाहर जा ही रहा होता है तभी उसे मिलती है रिन, जो पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये यहाँ की काउंसिल प्रेसिडेंट है। रिन बोलती है, मुझे पता चल गया तुमने किस तरीके से मेरे दोस्त को कल परेशान किया। साजो को याद आता है कि ये उस लड़की के बारे में बात कर रही है जिससे वो कल टकराया था। ना कुछ बोले साजो उससे माफी मांग लेता है। रिन बोलती है, केवल मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ वो एक एक्सीडेंट था। अभी वो बताती है कि वो भी तुमसे माफी मांगना चाहती है, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाई कि उसे लड़कों से डर लगता है। रिन उसे सारी बातें बताती है और उस लड़की का नाम है यूयू। वो बहुत ज्यादा समझदार और अच्छी लड़की है। वो भी एक काउंसिल मेंबर है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये किसी मेंबर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाकी काउंसिल मेंबर भी इसी की तरह हैं। हमारा काम है बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट करना। ऐसा कैसे कर पाएंगे जब हमारे टीममेट मोटिवेट नहीं है। तभी साजो बोलता है, तुम्हें उन लोगों को मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो बस ये दिखाना है तुम उसके साथ हो, कुछ भी हो जाए तुम उनके साथ होगी, बस यही काफी होगा। तभी रिन बोलती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो तो तुमसे माफी मांगना चाहती, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो कि मैं बाद में तुमसे दोबारा मिल सकूं। के बाद वो अपना एक गलत नाम बता देता है और वो बोलता है, मेरा नाम है यामाजाकी। ये नाम उसके दोस्त का था। वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अगला दिन देखते हैं। हमें रास्ते में साजो को आयका मिल जाती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। यहाँ पे आयका के मन में कुछ तो था जो उससे बोलना चाहती थी। अगले दिन ये स्कूल में जैसे ही कदम रखता है और सीधा उसकी तरफ भागते हुए आती है। फिर में तुमने क्या कर दिया, तुम्हें काउंसिल प्रेसिडेंट खोज रही है। तभी हम लोग देखते हैं रिन के साथ यूयू भी आई होती है। रिन बोलती है, तुमने मुझसे कल झूठ क्यों बोला, तुम मुझे अपना असली नाम भी बता सकते थे। तभी वो बोलता है, मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि काउंसिल प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता चले। मैं आपके नजरों में हाईलाइट हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी रिन बोलती है, ये बात तो हम लोग लंच में डिसाइड कर लेंगे, जैसे ही लंच स्टार्ट होगा तुम वहाँ पे पहुंच जाना, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनूंगी। लेकिन इस बार असीदा भी उससे नाराज हो जाती है। भी उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, तुम रिन को कैसे जानते हो। दरअसल असीदा रिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है। साजू बोलता है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और लंच होने के बाद वो उनके ऑफिस में जाता है और तभी यूयू उससे माफी मांग लेती है। तभी वो बताती है, वहाँ पे वो इसलिए भाग गई थी कि उसे लड़कों से बहुत ज्यादा डर लगता है। हालांकि वो उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। इसकी शुरुआत में कर रही है तुमसे माफी मांग के। उसकी माफी से साजो खुश नहीं होता और वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे क्लास के अंदर हो जाने वाला होता है वहीं पे उसे असीदा बुलाती है और वो दिखाती है कि अब आयका के कितने सारे दोस्त बन गए हैं। दरअसल वो सभी उसकी छोटी बहन आयरी की फोटो देख रहे होते हैं, जो अभी केवल 5 साल की है। ये सब देख के साजो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके दूर रहने के बाद वो कितने सारे दोस्त बना पा रही है। बीच में जाके उन सभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चला जाता है अपनी बहन कायरी के पास, जिसे उस समय कुछ मदद चाहिए होती है समर फेस्टिवल की तैयारी के लिए। तभी साजो सोचता है इसके अलावा उसे कोई काम ही नहीं, वो खाली बैठा है तो उसकी मदद ही कर देगा। दूसरी तरफ यूयू अभी भी उदास थी। तभी वो उससे बोलती, मुझे नहीं लगता वो खुश था, ऐसा लगता है मानो उसने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। और अगले दिन हम देखते हैं आयका के और सारे दोस्त बन चुके होते हैं। इतना भी नहीं, उसके सभी दोस्त उसके छोटी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाने वाले हैं। यहाँ पे आयका भी खुश थी क्योंकि उसने फाइनली अपने दोस्त कुछ बना लिए हैं, वो सब उसके घर आ रहे हैं। जैसे ही साजो आता है आयका साफ मना कर देती है, मेरी के पास आने की सोचना भी मत। और वो वहाँ पे जिद नहीं करता, उसकी बातों को मान जाता है और वो बोलता है, अगर तुम इनवाइट नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। आयका को उम्मीद नहीं होती वो एक ही बार में मान जाएगा। यहाँ पे आयका को उसके लिए बुरा लग रहा था, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो पूरी क्लास में उसके बारे में सोच रही थी, आखिर में वो उसे अब कैसे इनवाइट करे। जैसे वो क्लास के बाहर जाता है वो उसे वहीं पे रोक लेती है और बोलती है, सच में तुम आज मेरे घर नहीं आओगे। जैसे उसकी बात पूरी तरीके से कंप्लीट होती
होती वहीं पे पीछे से रीन आ जाती है और उसे लेके वहां से चली जाती है, क्योंकि रीन इस कॉलेज की प्रेसिडेंट है, उसे वो मना भी नहीं कर सकती। तभी रीन उसे अकेले में लेके जाती है। यूयू अभी भी उदास है, वो बोल रही थी तुम उसके माफी से खुश नहीं हो। तभी वो बोलता है वो समझ गई, उसने तो मुझसे माफी मांगी। वो बोलता है हाँ उसने तो मुझसे माफी मांगी, लेकिन अगर उसे अपना फियर खत्म करना है तो वो डायरेक्ट मुझसे आके माफी मांगे, बीच में वो तुम्हें ना लाए। इसे साफ पता चलता है उसका डर अभी भी नहीं खत्म हुआ है। अगर हर काम में तुम्हें वो बीच में लाती गई तो उसका डर कभी भी नहीं खत्म होगा, और ये बात वो खुद भी जानती है। अगर सच में उसे अपना डर खत्म करना है तो ये सब तुम्हारी बिना मदद के उसे करना होगा। दूसरी तरफ आयका के घर में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे आयरी को देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय आयका के। वो पता नहीं क्यों बार बार गेट की तरफ ही देखी जा रही थी। यहाँ पे आसिदा समझ गई थी वो किसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। अब गर्मियों का समय आ चुका था। क्लास में बैठ के आसिदा कुछ फोटो देख रही होती है जो उसने आयका के घर पे ली थी, और वो फोटो में कुछ नोटिस करती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। अभी भी आयका बार बार साधो की तरफ देखी जा रही थी, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं करती। यहाँ पे साधो अकेला बैठा हुआ था तो उसका दोस्त एक लड़की के पास उसे लेके जाता है, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज थी। तो स्टार्टिंग में उसे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन ये बात आयका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं पे आयका आती है और उसे खींच के म्यूजिक रूम में लेके चली जाती है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बात आयका बोलती तुम उस लड़की के साथ कर क्या रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो कैसी लड़की है। यहाँ पे साजो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आयका ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो उसे पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। साजो पूरे दिन क्लास में यही सोच रहा था कि उसकी बातों का मतलब क्या है। उसे लग रहा था ये नाराज है कि जलस है, लेकिन इसका चांस होने का बहुत ज्यादा कम है। तभी असीता बोलती तुम इतना भी मत सोचो कि तुम बीमार हो जाओ। फिर वहाँ पे एक और काउंसिल मेंबर आता है और वो वहाँ पे साजो को लेकर चला जाता है। यहाँ पे आयका को समझ में नहीं आ रहा कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है, हर बार उसे कोई ना कोई लेके क्यों चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो काउंसिल मेंबर उसे पर्सनल कुछ पूछने लगता है, आखिर में उसने उसका पीछा क्यों छोड़ा और उतना ज्यादा चुपचाप क्यों रहने लगा है। पहले तो वो बताने से मना कर देता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी को क्यों बताए। तभी वो बताता ये तुम्हारी बहन के बारे में, वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी है, उसे लगता है उसकी वजह से तुमने आयका का पीछा करना छोड़ दिया। यहाँ पे साजो पूछता है कि ऐसा उसे क्यों लगता है। क्या उसे इसलिए लगता है कि वो हर बार तुम्हारा मजाक उड़ाती थी और वो तुम्हें इतना ज्यादा काम देती कि जैसे मानो तुम उसके नौकर हो। उसे लगता है उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया है, तुमने उस लड़की से गिव अप कर दिया, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास है। मैंने उसे बहुत ज्यादा चेयर अप किया बट कुछ भी काम में नहीं आया। साजो को यकीन नहीं होता कायरो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचती है। उसे लगता था उसकी बड़ी बहन को उसे परेशान करने के सिवाय कुछ भी नहीं आता, और उसकी बात मान के वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। इन दोनों का पीछा कर रहे थे आयका और आसिदा। वो जानना चाहती थी ये दोनों जा कहाँ रहे हैं। फिर साजो टॉप फ्लोर पे चला जाता है। वो वहाँ पे काइजू को देखता है जो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, और वो बोलती है तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी साजो बोलता है मुझे रेंजिन ने सब कुछ बता दिया, इस तरीके से तुम मेरी वजह से नाराज हो। तभी काइजू बोलती हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे अभी भी नहीं लगता तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर पाओगे। तुम आयका को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तुम 24 घंटे उसी के बारे में बात किया करते थे, और अचानक से ऐसा हुआ कि तुम्हारी लाइफ में वो मैटर ही नहीं करती। मुझे लगता है इसकी वजह मैं हूँ, मैं हर बार तुम्हें इतनी ज्यादा ताने देती हूँ, तुम्हारे लोग का हमेशा मजाक उड़ाती रहती हूँ, तो तुम्हें ऐसा लगा होगा शायद वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं भी ऐसे सिचुएशन से निकल चुकी हूँ। कई बार ऐसा होता है जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन हम पूरी दुनिया को दिखा दे कि हमें इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। जानती हूँ गिव अप करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। मैं नहीं चाहता तुम उसी फेज से गुजरो जिस फेज से मैं एक बार गुजर चुकी हूँ। तो आज के बाद से मैं तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं बनाऊंगी, तो तुमसे नौकरों की तरह काम भी नहीं कराऊंगी। भी वो बोलती मैं चाहती हूँ तुम बस खुश रहो। तभी साजो बोलता है तुम अपनी बकवास अब बंद करोगी क्या, तुम्हें लगता है मुझे इससे अच्छा महसूस होगा। वैसे भी जितनी बार तुमने मेरा मजाक उड़ाया मैंने कभी उस बात का बुरा नहीं माना। मुझे पता है तुम अंदर से बहुत ज्यादा मेरी परवाह करती हो, तुम्हें मेरे लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे तब बुरा लगेगा अगर तुम मुझे अजीब तरीके से बात करने लगोगी। सारी बात अंदर से आयका सुन रही थी, उसने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। तभी उसे लगता है कि ये अपनी बहन को सुना रहा है। वो दरवाजा खोल के आती है और सीधे उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो बोलती है तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी चाहिए, आखिर में तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। विसा जो पूरी बातों को समझाता है कि मैं उसे सुना नहीं रहा था, तुम दोनों तो बस बात कर रहे थे, वैसे तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी आयका को रियलाइज होता है सच में वो यहाँ पे कर क्या रही है। वो अब साजू का पीछा करने लगी है जैसे वो उसका किया करता था। जैसे उसे ये बात रियलाइज होती है वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी साजू बोलता है पता नहीं से क्या हो गया है, मेरे पास आती है और बिना कुछ बोले भाग जाती है। आयरा को तो साजू नहीं समझ में आता, लेकिन कायरा समझ जाती है ये बात, लेकिन वो उससे नहीं बताती और उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से चली जाती है। जो बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी बदलने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं थी। तुम दोबारा से एक बड़ी बदतमीज बहन बन चुकी हो। साजो को बहुत अच्छा लगता है अब कायरा खुश थी और पहले एक तरफ उदास नहीं थी। अब आसिदा और कायरा कैफे के अंदर बैठे होते हैं। आयका जानना चाहती थी कि वो इतना ज्यादा उदास क्यों है। कुछ दिनों से उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। जब बाकी दोस्त उसके घर आए थे तभी वो पता नहीं क्यों साजो के बारे में ही सोच रही थी। वायरी सजाको से बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी तब भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शायद तुम ये चाहती थी कि तुम्हारी छोटी बहन सबसे पहले साजो से मिले, लेकिन अफसोस उस जगह सजाके ने छीन ली। तभी वो बोलती मुझे ऐसा लग क्यों रहा है। मैं पहले साजो से परेशान रहा करती थी, वो 24 घंटे उसके आगे पीछे लगा रहता था। तभी असीदा बोलती इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ, ना उसका तरीका बहुत ज्यादा अजीब था। कभी भी अपनी असली फीलिंग को कन्फेस करने में पीछे नहीं हटा। वो जा चुका है तो धीरे धीरे फाइनली तुम्हें रियलाइज हो चुका है। शायद तुम भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। और वो बोलती है अगर साजो तुम्हारे पास नहीं आ रहा तब ये तुम्हारी पारी है, तुम्हें पहले उसके पास जाना चाहिए। और अगले दिन वो 2-3 बार उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार बहुत ज्यादा बिजी रहता था। यहाँ पे आयका को उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि उससे बात कर सके। अब साजो बाहर अकेले लंच कर रहा होता है। वहीं पे उसे बगल में मिलते हैं काउंसिल मेंबर। इसके बाद वो लोग इनवाइट करते हैं वो उसके साथ आके लंच कर ले। अभी वो उसे मना कर देता है, लेकिन रिन वहीं पे आगे बोलती है तुम अभी उसे मना मत करो, वो इतनी मुश्किल से लड़कों से बात करना सीखी है, जैसा बोलती है वैसा करो। और वहीं पे एक और लड़की होती है आया, जो शुरू में साजो को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से चुप थी। लंच करने के बाद आया और यूयू वहाँ से चले जाते हैं। तभी साजो पूछता है यूयू को हुआ क्या है, वो तो मुझसे फ्रीली बात कर पा रही है, मानो जैसे उसका सारा डर खत्म हो गया है। तभी साजो बोलती है तुमसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है और दूसरों से आसानी से बात कर पा रही है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सब होने के बाद साजो दोबारा अपने क्लास के अंदर जाता है। वो देखता है वहाँ पे आयका को, जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ थी। साजो के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग थी, लेकिन अब वो उसके पास नहीं जा सकता। उसे अपने आप को रोकना होगा। उसे अभी भी लग रहा होता है वो उसके लायक बिल्कुल नहीं है। उसे नहीं लगता है सच्चा कि वो लड़का सही है जो उसके लायक है। वो स्पोर्ट और स्टडी में बहुत अच्छा है। यहाँ पे साजो बहुत ज्यादा जेलस था, लेकिन वो कुछ करता नहीं, क्योंकि आयका की स्माइल उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसे और सचाई को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। जब भी उसके सामने आती वो अपना रास्ता बदल लेता। जब वो स्कूल के बाद वो सचाई के साथ जा रही होती है भी वो सोचता है स्कूल से वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा कि उन दोनों से वो रास्ते में न टकरा पाए। वो वहाँ पे ये देख के हैरान था कि आयका दोबारा वहाँ पे वापस आ चुकी थी। शायद वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, लेकिन ये जरूरी बात नहीं थी। वो चाहती थी वो अकेले में उससे थोड़ी देर कुछ बात कर सके। और वो सीधे उससे पूछ लेती है तुम लंच ब्रेक में आखिर जाते कहाँ हो, मेरा मतलब है पहले तुम तो हमारे साथ लंच किया करते थे, कई दिन हो गया तुम लंच ब्रेक में हमेशा गायब हो जाते हो, सब ठीक है ना। तभी साजो बताता है वो आज कुछ दिनों से बाहर लंच करता है। तभी वो बोलता है तुम बाहर आखिर में लंच क्यों करते हो, तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ के लंच कर सकते हो। वो बोलता है मैं अकेले लंच नहीं करता, मेरे साथ और भी दोस्त हैं जैसे सेनपाई और रेन। ये बात सुनने के बाद आयका के पास कोई शब्द नहीं बचे होते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और उसी समय ट्रक आ जाता है और साजो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है ताकि आयका भीग न जाए। इसकी वजह से खुद ही भीग जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत जोर का बुखार आ जाता है। यहाँ तक इतना ज्यादा आ जाता है कि वो क्लास में ही बेहोश हो जाता है। आयका और आसिदा उसे उठा के नर्स के पास लेके जाते हैं ताकि वो वहाँ पे थोड़ा देर आराम कर सके। इसके बाद तो आयका का क्लास में ध्यान ही नहीं लगता। वो पूरे टाइम केवल साजो के बारे में सोची जा रही थी आखिर में वो अब कैसा होगा। और वो डिसाइड करती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे दोबारा मिलने जाएगी। अब तक साजो का भी बुखार कम हो चुका था, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। एससीआई का उसके सर पे हाथ रखने वाली थी टेम्परेचर चेक करने के लिए, उस पे साजो बहुत तेजी से चिल्लाता है, बोलती है कि उसे ना छुए। थोड़ी देर के लिए तो वो भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो बोलता है अगर तुमने मुझे छुआ तो एक कोल्ड तुम्हें भी हो सकता है, तुम्हें अच्छा ही होगा तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें भी कोल्ड हो सकता है। इसके बाद तुम्हारी छोटी बहन आयरी को भी हो सकता है। इसके बाद वहीं पे कायरी और रेन आ जाते हैं। जब वो लोग उसका टेम्परेचर चेक करते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकता। ये देख के वो बहुत ज्यादा मुंह फुला लेती है, आखिर में इन लोगों को मना क्यों नहीं कर रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है वो अगले दिन स्कूल ही नहीं आता। आयका का तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इस वजह से वो आसिता के साथ उसके घर चली जाती है। तभी आयका बोलती मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि तुम मेरी वजह से बीमार पड़े हो, इसका और कोई रीजन नहीं है। साजो को यकीन नहीं होता आयका इसके लिए इतना कुछ कर रही है, क्योंकि इससे पहले वो उसके घर कभी नहीं आती थी। अब ये लेकिन ये 2 बार आ चुकी है जब से इसने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। और अगले दिन हम देखते हैं आयका को एक लड़की अप्रोच करती है, मारिका, जो एक फॉरेनर थी। वो उससे बोलती है आयका उसका सपोर्ट करे क्योंकि उसे काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है। क्योंकि मारिका जानती थी उसके रास्ते में कोई रिकॉर्ड बन सकता है तो वो है आयका। वो चाहती थी कि आयका उसकी टीम में आ जाए। अगर वो उसे प्रमोट करेगी तो लोग उसे ही वोट देंगे, अगर आयका उन लोगों से वोट देने के कहेंगे तो मारिका को वोट लोग दे देंगे। लेकिन सादो उसके सख्त खिलाफ था। अगर ऐसा होगा तो सब यही बोलेंगी कि आयका खुद क्यों नहीं खड़ी हो रही है। अगर तुम उसे अपनी टीम में लेती हो तो पूरी टीम की स्पॉटलाइट वो अकेले लेके चली जाएगी कि वो तुमसे बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनने के बाद मारिका वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे आयका ब्लश करने
लगती है, लेकिन साजो अभी भी हैरान था ये इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है, क्योंकि ये आइका को क्यूट हजारों बार बोल चुका है। तब आसिता समझाती है कि तब बात अलग थी, तुम वो वर्ड हमेशा 24 घंटे बोला करते थे, अब लगता है तुम्हारे शायद कुछ वर्ड उसे इफेक्ट करते हैं। तभी आइका वहाँ पे शर्मा के भाग जाती है। अब साधु आसिता के साथ वैसे ही था जैसे पहले था, बट आइका के साथ ऐसा नहीं। इस बात से आइका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सोच रही होती साजो सच में तो हार नहीं मान लिया। तभी साजो कैफेटेरिया की ओर चला जाता है। उसके बाद उसे दोबारा काउंसिल मेंबर बुला लेते हैं, यो दोबारा उसे खाने के लिए बुला लेती है। ये सब देखने के बाद वो बिल्कुल नहीं खुश होती और तभी वो बोलती है तुमने योयो पे क्या जादू कर दिया है। वीरिन बोलती है पहले तो लड़कों से बात ही नहीं कर पाती थी, जरा आप देखो। तभी वो बताता है कि उसने कोई जादू नहीं किया है, शायद योयो मुझ पे ट्रस्ट करती है, बस इतना ही। तभी रीन बोलती है कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ काउंसिल मेंबर बन जाओ, देख ही सकते हैं तुम लोगों को मोटिवेट करने में कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम दूसरों को देखते ही उसके बारे में पता कर लेते हो, हमें तुम्हारे जैसे ही काउंसिल मेंबर की जरूरत है। ये बात सुन के योयो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ये इतना ज्यादा जल्दी हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तभी अचानक से वो उसका हाथ झटक देता है और बोलता है मैं काउंसिल मेंबर नहीं बन सकता, मुझे माफ करना। उसका हाथ झटकाने से योयो को तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद वो दोनों भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे योयो को रिजेक्ट करने की, बेचारी तुम्हें इतनी प्यार से पूछ रही है। यहाँ तक कि आया तो उसे मानने लगती है। लंच खत्म होने के बाद वो दोबारा अपने क्लासरूम में जा रहा होता है, उसके बाल पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। तभी वो बोलता है अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, अगर मैं भी काउंसिल मेंबर बन जाता तो मुझे उनके आगे पीछे दौड़ना पड़ता, अगर ऐसा होता तो आया तो मेरी जान ले लेती। जैसे उस सामने गुजर रहा होता उसके सामने दिखती है आइका। आइका देखती है उसके बाल कुछ खराब हैं, तभी उसके बालों को ठीक करने लगती है। स्कूल में तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आइका को हो क्या गया है, वो अब क्या करने लगी है उसे थोड़ा देर बाद ही पता चलता है। वो वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि साजो के उन्हें करीब क्यों जा रही है, जबकि वही इस चीज से हमेशा परेशान रहा करती थी, क्योंकि वो उसके आगे पीछे रहता है। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की छुट्टी नहीं होने वाली थी, नए स्टूडेंट के अराइवल के लिए और समर फेस्टिवल के लिए वो लोग स्कूल में रुक के कुछ तैयारी करेंगे और उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में भी आना पड़ेगा। अगर ये पुरानी बात होती तो आइका की वजह से साजो भी रुक जाता, लेकिन इस बार वो मना कर देता है। उसकी जगह पे ससाकी रुक जाता है। अब तो आसिदा भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है, इस मौके को कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका था आइका के पास रहने का, अब देखो तुम्हारी जगह ससाकी ने ले ली, क्या होगा। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, अगर आइका तुम्हारे बारे में भूल गई। तभी साजो बोलता है यही सही है, वैसे भी वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आसिदा तो समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों को मिलाए तो मिलाए कैसे, क्योंकि साजो तो पूरी तरीके से हार मान चुका है। इसके बाद आइका और वो एक कैफे में जाते हैं, वो दोनों क्लब एक्टिविटी और बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी वो बोलती हम सब लोग एंजॉय करने के लिए समर फेस्टिवल में क्यों नहीं जाते, तो कैसा रहेगा हम बाकी दोस्तों को भी वहाँ पे बुला लें। आइका को भी आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो बोलती है कैसा होगा हम लोग साजो को भी बुला लें। अब आइका बोलती है बुलाना है तो बुला लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। हालांकि वो भी अंदर से चाहती थी कि ये साजो भी आए, उसने साजो का नाम इसलिए लिया कि वो नहीं चाहती थी उसका दोस्त समर में अकेले पड़े, लेकिन वो यहाँ पे गलत थी, वो शायद समर में इस बार अकेले नहीं रहने वाला। हम लोग देखते हैं साजो इस बार एक बुक स्टोर में काम कर रहा होता है, सोच रहा था कि गर्मी की छुट्टी पड़ रही है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इससे अच्छा कि वो कुछ कमा ही ले। इसके बाद वो बुक स्टोर में काम करते करते देखता है कुछ लोग एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, बिना डरे उनके बीच में आ जाता है और बोलता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाकी लोग मुसीबत नहीं चाहते थे इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो बच्चा अपना नाम ससाकी बताता है, दरअसल वो खो गया था और बाकी बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। तब साजो बोलता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपने घर का नंबर याद है तो मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर सकता हूँ। थोड़ी देर में कोता की बहन वहीं पे आ जाती है, इसका नाम था ससाकी। तभी साजो से पूरी बात बताता है आखिर इधर हुआ क्या था, और तभी फूका उसे थैंक यू बोलती है उसके छोटी भाई की मदद करने के लिए। साजो तो उसकी सुंदरता में खो जाता है, उसे यकीन नहीं होता है कितनी ज्यादा सुंदर है, जरूरी कोई कॉलेज स्टूडेंट होगी, ये सुंदर भी नहीं कितनी ज्यादा जेंटल है और इसकी वॉइस कितनी सॉफ्ट है और अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करती है। और अगले दिन वो फूका के बारे में सोच रहा होता है क्या वो लड़की से दोबारा मिल पाएगा, वो कितनी ज्यादा सुंदर थी, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी हम लोग देखते हैं फूका उसी के शॉप में आ जाती है और वो बोलती है तुम इसी शॉप में काम करते हो, मैं तो यहाँ पे अक्सर आया करती हूँ, मैंने तो इससे पहले तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा। उसे यकीन नहीं है कि फूका यहाँ पे आई है तो कोई बुक लेने यहाँ पे आई हो। वो कंफर्म करने के लिए उससे पूछता है तो वो मना कर देती है। वो बोलती है मुझे पता भी नहीं था हमारे पास में एक बुक स्टोर भी है, दरअसल मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आई थी, कल मैं बहुत ज्यादा नर्वस और परेशान थी इसलिए मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई, इसीलिए आज मैं दोबारा वापस आई हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में, तुम एक बुक स्टोर में काम करते हो तो तुम पक्का बहुत ज्यादा समझदार होगे। बोलता है नहीं मैं भी अभी लकी हूँ,
ऐसा पहली बार हो रहा है, मैं किसी मैच्योर लड़की से पहली बार बात कर रहा हूँ। तभी वो ब्लश करते हुए बोलती है, आज से पहले मुझे किसी ने मैच्योर नहीं बोला। अब लोग बोलते हैं मुझ में बहुत ज्यादा बचपना है, यहाँ तक कि कई बार वो लोग मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। ये ऐसा क्यों बोल रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। तब वो उसे पूछता है, क्या तुम कैंपस जा रही हो? अभी वो बोलती है, मेरा स्कूल कैंपस नहीं है, वो तो इतना बड़ा है भी नहीं, वहाँ पे तो बस लड़कियां ही लड़कियां हैं। तुम्हारा क्या, तुम कौन से स्कूल से हो? तभी वो बताता है, मैं कोई सो हाई स्कूल से हूँ। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो तो इस सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है, मैंने तो सुना है उसकी ड्रेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी ससाकी बोलता है, तुम अगर उस स्कूल में पढ़ते होगे तुम बहुत ज्यादा समझदार होगे। ताजू को उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि वो कितनी ज्यादा मेच्योर है। वो कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी कितनी पोलाइटली उससे बात कर रही है। दिल्ली में तो कॉलेज स्टूडेंट रूट हो जाते हैं। फिर ब्लश करते हुए बोलती, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। वो एक चीज से कंफ्यूज था, वो अपने आप को समझाता है कि उसे ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, वो ऐसी लड़की को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, उसके पहुंच के बाहर है। इसके बाद वो अपने भाई के बारे में थोड़ा बात करने लगती है। इस तरीके से खुदा तुम्हारे बारे में बात करे जा रहा था, तुम कैसे एक हीरो की तरह आए, उसकी जान बचा ली, अब वो तुम्हें एक आइडल की तरह मानता है। अभी वहाँ पे शॉप का ओनर भी आ जाता है। फूका बोलती है, अब मुझे जाना चाहिए। बोलती है, ये लो छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से, मेरे भाई की मदद करने के लिए। जाते समय वो ब्लश करते हुए बोलती है, अगर तुम बुरा न मानो तो हम कल दोबारा मिल सकते हैं। इंसान जो बुरा क्यों ही मानेगा, वो तो खुद ही पूछने वाला था। फिर जाने के बाद वो उसका गिफ्ट खोल के देखता है, फिर उसने क्या दिया होगा। उसे लग रहा था कि इसके अंदर एक रुमाल होगा। वो रुमाल को देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी डॉल्फिन बनी होती है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्या वो मुझे एक बच्चे की तरह देखती है? मैंने तो इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, ये तो मुझे अभी बच्चा समझ रही है। फूका हर दिन बुक शॉप में आया करती थी साजो से मिलने के लिए, क्योंकि उसे उसके कंपनी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी साजो देखता है उसके हाथ में एक ब्रेसलेट, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। साजो के दिमाग में आने लगती है आइका। उसे याद आता है कि समर फेस्टिवल के बाद आइका का बर्थडे है, अगर कैसा होगा वो उसे भी इसी तरीके का ब्रेसलेट गिफ्ट करे। तभी वो फूका से पूछता है, ये ब्रेसलेट वो लाई कहाँ से? तभी वो बताती है, मैं कहीं से लाई नहीं हूँ, असल में मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, एक अपने लिए और एक अपने फादर के लिए। साजो दोबारा हैरान हो जाता है, ये अभी कॉलेज में है तभी अपने फादर से इतनी ज्यादा क्लोज है। एक तरफ कायरे को देखो, जो हाई स्कूल में आने के बाद अपने आप को रानी समझने लगी है। उसे कई बार लेकिन फूका बहुत ज्यादा अजीब लगती है, इतनी बड़ी होने के बाद भी उसकी हरकतें टीनेजरों जैसी हैं। तभी फूका बोलती है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों उसी शॉप में जा सकते हैं, तुम्हें वो शॉप दिखा दूंगी जहाँ से मैंने बनाया है, इसी बहाने हम दोनों घूम भी लेंगे। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये दोनों जाते हैं उसी शॉप की तरफ। जहाँ पे वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं तब तक तो फूका सही थी, लेकिन उस स्टेशन की तरफ जाते जाते बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है। अभी वो साजो के पूछे जाने के बाद बताती है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, कहीं मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे देख ना ले। साजो बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ तुम नर्वस होगी कि वो लोग कुछ गलत ना समझ ले, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी फूका बोलती, बात वो नहीं है, मैं ही ड्रेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं ड्रेस कभी नहीं पहनती। साजो और ज्यादा हैरान हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये ड्रेस कभी ऐसा नहीं पहनती, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस है, करे कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तभी बताती वो नॉर्मली मिडिल ड्रेस पहना करती है, ऐसा पहली बार ही कोई इस तरीके का ड्रेस पहन रही है। साजो को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, आखिर ये कैसी फैंटेसी है, इसे मिडिल स्कूल का ड्रेस पहनना क्यों पसंद है। लेकिन वो उसे उतना ज्यादा जज नहीं करता, ना ही उससे पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों करती है। ये दोनों इसके बाद चले जाते हैं शॉप के अंदर, दो फांस एक बीच के, और उसी बीच पे आ रहे होते हैं आइका और उसकी बहन और उसकी दोस्त। असीदा को तो अभी भी आइका की परवाह थी, वो सोच रही थी मेरा बेचारा दोस्त अभी भी घर पे अकेला पड़ा होगा, क्यों ना हम उसे भी लेके चले। वो ऐसा इसलिए कर रही थी आइका साजो साथ में टाइम भी स्पेंड कर सके, बट साजो तो घर पे होता ही नहीं। उसके बाद ये तीनों अकेले ही चले जाते हैं, और दूसरी तरफ साजो तो फूका के ब्यूटी में खो गया था। तो मन में सोचता वो कितनी ज्यादा इनोसेंट और प्योर है, यकीन नहीं होता कि आज तक इसने किसी को डेट नहीं किया, लेकिन साजो उसे अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकता, फिलहाल अभी तो बिल्कुल नहीं, क्यों वो भी नहीं चाहता था इन दोनों की दोस्ती बिगड़ जाए। इसके बाद ये दोनों वही शॉप में चले जाते हैं, पूरी ज्वेलरियों से भरी हुई थी। उस दुकान की मालकिन ससाकी को अच्छे से पहचान जाती है, इससे पहले भी कई बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ चुकी है, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए वो बोलता है मुझे एक ज्वेलरी चाहिए जो मैं अपने दोस्त को उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर सकूं। तब ससाकी पूछती है, वो दोस्त तुम्हारी कितनी ज्यादा क्लोज है? साजो बोलता है, समझ लो बहुत ज्यादा क्लोज। फूका बोलती है, अगर वो तुम्हारी इतनी ज्यादा क्लोज है तो ये ज्वेलरी तुम्हें खरीदनी नहीं चाहिए, अपने हाथों से बनानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे अपने हाथों से बनाओगे, अगर वो अच्छा भी नहीं हुआ तब भी ये तुम्हारे दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि तुमने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। तो उनकी बातों को अच्छे से सुन लेता है। इसी दुकान के बाहर आयरा और आसिदा और उसकी छोटी बहन एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग ज्वेलरी बनाने लगते हैं। अभी साजो की नजर पड़ती है एक फोटो में। दरअसल इस शॉप में जो भी ज्वेलरी बनाता है उसके यहाँ पे एक फोटो लगाई जाती है। यहाँ पे फोटो लगी हुई थी फूका और उसके फादर की। उस फोटो में एक चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, उस फोटो में उसने जूनियर हाई स्कूल की ड्रेस पहनी होती है। अभी साजो पूछता है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है, जूनियर हाई स्कूल में है? अभी ससाकी बोलती है, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, दरअसल मैं ही हूँ।
ये बात सुनने के बाद उसे बहुत तेज का धक्का लगता है। अभी वो सोचता है नहीं वो गलत सोच रहा है, शायद इसे कोई कॉस्प्ले करने का शौक हो, शायद इसीलिए इसने जूनियर हाई स्कूल के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन इस बात पे फूका हंसने लगती है। वो बोलती है तुम बहुत ज्यादा मजा किया हो, तुम्हें क्यों लगता है मैंने कॉस्प्ले किया होगा? जूनियर हाई स्कूल में हो तो मैं वही ड्रेस पहनूंगी ना। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। के बाद पूरी दुनिया ही उसकी हिल जाती है। तभी पता चलता है फूका कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी, दरअसल वो तो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती है, ताकि उम्र में भी उससे बहुत ज्यादा छोटी है। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्यों टीनेजर की तरह हरकतें कर रही है, क्यों अभी भी अपने पेरेंट्स से इतना ज्यादा क्लोज है। और इसकी ड्रेस वाली बात, इतने टाइम से ये गलत सोच रहा था, ये तो बस देखने में मैच्योर लगती है, वो एज में उससे भी ज्यादा छोटी है। अब तो बेचारे साजो के सारे ही सपने टूट जाते हैं। मुश्किल से उसे एक ही लड़की मिली थी जिसने उसे इतना ज्यादा भाव दिया था, तो उसे पसंद करता था, वो इसे पसंद करती थी। अपने आप से बोलता है मुझे ये ख्याल अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, से कम ये दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आयका, आसिदी और आयरा को। तीनों लोग बीच में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आसिदा की नजर पड़ती है एक ज्वेलरी शॉप पे। वही शॉप है जिसपे कुछ समय पहले साजो और फूका आए थे। उसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं वो तीनों इसी शॉप में जाएंगे। ये लोग जैसे ही शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर इन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ से वो दोनों बहुत पहले ही चले गए थे। इनमें से तीनों को नहीं पता कि साजो यहाँ पे था। सिवाय आयरी के, साजो की फोटो देख लेती है जो दीवार पे लगी थी, बट वो साजो को जानती ही नहीं थी, तो कुछ बोलती नहीं। जब ये तीनों शॉप के बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तभी आइको की दिखती है साजो की झलक, जो एक लड़की के साथ जा रहा होता है। वही चीजें आसिदा को भी बताती है। तभी आसिदा उसका मजाक बनाने लगती है, क्या पता वो किसी के साथ यहाँ पे डेट पे आया हो। फिर वो बोलती तुम और मैं दोनों जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं हो करेगा, वो तो बेचारा शायद शॉप में काम कर रहा होगा। दूसरी तरफ साधु घर के लिए निकल जाता है। तभी आसिदा का उसके पास एक मैसेज आता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ऑफर रिजेक्ट करने की, तुम हो किधर, तुम हमें घर पे भी नहीं मिले, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या मिस कर दिया। उसके बाद आसिदा आयका की स्विम ड्रेस की फोटो भेज देती है उसे जलाने के लिए। तभी साजू आयका के बारे में सोचने लगता है, उसे उसका गिफ्ट कैसा लगेगा। वो सोच रहा होता है आयका का कब बर्थडे आएगा, वो उसे कब गिफ्ट करेगा, वो ज्वेलरी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और अगले दिन हम देखते हैं शॉप का ओनर कुछ नए लोगों को ढूंढ रहा होता है जो कि शॉप के अंदर काम कर सके। बट साजू लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हैरान था, शॉप इतनी भी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे कई लोग एक साथ काम कर सके। इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे पहला पर्सन आ भी जाता है। कोई और नहीं साजू की क्लासमेट मीना थी। मीना उस ओल्ड मैन को अपना रिज्यूमे दिखाती है, वो उसे बिना देखे ही हायर कर लेता है। जाने के बाद साजू बोलता है आपने ये क्या कर दिया, कम से कम आप उसका इंटरव्यू तो ले लेते, आप उसे नहीं जानते लेकिन मैं उसे अच्छे जानता हूँ, वो एक इंट्रोवर्ट है, बुक स्टोर तो छोड़ो स्कूल में भी किसी से बात नहीं कर पाती, क्या आपको लगता है वो स्टोर संभाल पाएगी? वी ओल्ड मैन बोलता है मीना को उसे पूरा भरोसा है। वी ओल्ड मैन बताता है तब आप उसके सेंस से हो, वो सब सिखाना होगा जो तुम्हें आता है, लेकिन सबसे पहले वो उससे बोलता है बस मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कस्टमर की सेल बढ़ानी है तो तुम्हें अपने मुंह से जवाब देना होगा। इसका जवाब भी मुंडी हिला के देती है। वो शॉप के अंदर काम करने के लायक बिल्कुल नहीं थी, ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, ना ही कोई भारी सामान उठा सकती थी, ना तो बुक को अच्छे से अरेंज कर पाती थी, तो उसे वो काउंटर पे बैठा देता है। ऐसा करने से तो इसे कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके लिए जो पहला कस्टमर आता है वो एक क्रीपी आदमी होता है, वो उससे बहुत अजीब अजीब बुक मांगने लगता है। मीना को तो समझ में नहीं आ रहा होता वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा बकबक किए जा रहा था। दूसरी तरफ वो तो पूरी तरीके से शांत थी। बाद में साजो को बीच में आना पड़ता है। इस सिचुएशन से मीना इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो रोने लगती है। यहाँ पे साजो समझ जाता है कि ये शॉप में अब काम नहीं कर पाएगी, कि वो बात करने से इतना ज्यादा डरती है, भी तो रोने ही लगी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी दुकान पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, आपने उसे हायर करके बहुत बड़ी गलती कर ली, वैसे भी आपने उसके बिना स्किल जाने उसे हायर कैसे कर ली। वी ओल्ड मैन बताता है मैंने ऐसा जानबूझ के किया है, दरअसल मैं मीना को बहुत पहले से जानता हूँ, वो हमारी रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी, पता नहीं कुछ दिनों से क्या हुआ वो बहुत ज्यादा चुपचाप रहा करती है और मुझसे ये देखा नहीं गया, इसी वजह से मैंने उसे हायर कर लिया कि वो कुछ समय के लिए खुश रह सके। साजो सोच रहा होता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्कूल में भी उसका कोई खास दोस्त नहीं है, इसी वजह से कुछ ज्यादा ही अकेले पड़ जाती होगी, अगर वो शॉप में काम करेगी तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए बिजी तो रहे। तब साजो उसकी बात समझ जाता है। तभी वो बोलता है फिर भी मुझे उसे चेंज करना होगा, अगर उसे यहाँ पे काम करना है तो उसे बदलाव लाना होगा। तभी साजो उसके पास जाता है और बैठ के उसे अच्छे से समझाता है, कोई भी पहले दिन से अच्छा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैंने भी बहुत ज्यादा गड़बड़ की थी, पर तुम्हें बोलना सीखना ही होगा कि तुम हमारे अगर कस्टमर से बात नहीं कर पाओगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, यहाँ तक कि तुम अपनी बुक को उनको बेचना ही नहीं चाहती। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, तुम्हारे पास भी यही मौका है चेंज होने का, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा या तुम्हें कोई जज करेगा, तुम बस ट्राई करती रहो, गलतियां तो होती रहेंगी। तुम मुझे अपना जवाब अभी बता दो, क्या तुम शॉप के लिए बदल सकती हो या नहीं, अगर तुम नहीं बदलना चाहती तो तुम जो भी अभी छोड़ सकती हो। बात सुनने के बाद मीना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वो बोलती मैं हार नहीं मान सकती, खास करके इस बात तो बिल्कुल नहीं, प्लीज मुझसे जॉब से मत निकालो। ये
बात बोलते समय वो अपना सर झुका लेती है ताकि वो उसे जॉब से ना निकाले। साजो इस तरीके से उसे देख के बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी वो सोचता है कि ये सब बातें तो उसने केवल उसे मोटिवेट करने के लिए बोला था, लेकिन उसे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही उसे डरा दिया। उसे कई बार उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बातों को सुनते ही नहीं और वो एंड पे बोल देता है मैं तुम्हें शॉप से नहीं निकालूंगा, वैसे भी इस शॉप का मालिक मैं नहीं हूँ। तब जाके मीना उठती है। तभी रात को साजो अपने घर पे आराम कर रहा होता है। आयका और सीधा उधर उधर की बातें कर रहे होते वीडियो कॉल पे। तभी सीधा बोलती है आजकल साधु तो हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करता। आयका बोलती है मुझे लगता है वो शॉप में अपने बहुत ज्यादा बिजी होगा। तभी आयका देखती है ग्रुप में उसका एक मैसेज आ जाता है। मैसेज में लिखता है वो शॉप से बहुत लेट में आया था, इस वजह से वो जल्दी सो गया, इस वजह से वो उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तभी सीधा बोलती है अब तो तुम आ गए, चुपचाप इसलिए वीडियो कॉल उठा लो। तभी ये तीनों बात करने लग जाते हैं, बट आयका का कैमरा ऑन नहीं होता। साजो बोलता है मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है, दरअसल मैं थोड़ी सी परेशानी में हूँ। मैंने आज एक लड़की को घुटने झुकने पे मजबूर कर दिया। भी उन लोगों को ये नहीं बताता कि वो उन्हीं की क्लासमेट मीना है। भी सीधा उसकी मजाक मजाक में टांग खींचने लग जाती है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदल रहे हो, तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे, तुम एक लड़की को घुटने पे झुकने पे मजबूर कर दोगे, इसे उम्मीद तो मैंने तुमसे नहीं की थी। तभी साजो बोलता है तुम मुझे और गिल्टी फील कराना बंद करो, यहाँ पे तुम लोगों से मदद मांगने के लिए आया हूँ। बीआई का उसका सपोर्ट करती है, मैं उसकी कोई भी गलती नहीं है, दरअसल साजो तो उसका सेनपाई ही हुआ, उसने यहाँ पे कुछ गलत बात तो नहीं बोली थी, उसने जो भी बोला सोच समझ के बोला। अगर उस लड़की को शॉप से निकाल भी देता तो इसमें साजो की कोई भी गलती नहीं होती। बिया सीधा बहाना मार के वहाँ से फोन काट देती है। ऐसा इसने इसलिए किया कि वो दोनों आपस में कुछ बात कर सके। चैरी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है कि आयका और साजो दोनों आपस में मिल जाएं। के बाद ये दोनों अकेले होते हैं तो सोचते हैं आपस में कुछ बात ही कर लिया जाए। साजो बोलता है तुम कैसी हो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए, समर वेकेशन के बाद दोबारा मिले ही नहीं। रियो मुंह फुलाते हुए बोलती है इसमें किसकी गलती है, हमने तुम्हें कितनी बार इनवाइट किया लेकिन तुम एक बार भी नहीं आए। अब आयका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है अगर तुम्हें अपने जूनियर के बारे में कुछ और बताना है तो वो सारी बातें मुझे तुम कल कॉल करके बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही कॉल काटने वाली होती है उससे पहले ही साजो उसका कॉल काट देता है। इस पे आयका मुंह फुला लेती है क्योंकि हर बार कॉल वही काटती थी, अब तो साजो ऐसे कॉल काट रहा है उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। अगले दिन साजो दोबारा चला जाता है स्टोर पे। उसे लग रहा होता कि मीना अब नहीं आएगी क्योंकि उसने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, बट वो देखता है वहाँ पे मीना आई होती है, यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से चेंज भी हो चुकी होती है, यहाँ तक कि वो लोगों से आसानी से बात भी कर पा रही थी, उतने अच्छे से भी नहीं लेकिन फिर भी उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तभी साजू बोलता है तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कैसे, बहुत ज्यादा कमाल कर रही हो। तभी मीना बताती है तुम्हारी बात से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, सब कुछ सही चल रहा था। तभी साजू सोचता है अगर उसके साथ इसे घुलना मिलना है तो उसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने चाहिए, शायद मीना इसके बाद उस पर यकीन कर सके। इसके बाद वो उससे खुद के बातें करे। तभी वो उससे पूछता है तुम आखिर में जॉब क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है ऐसा इसलिए मुझे अपने भाई पे डिपेंड नहीं होना। भी वो बताती है वो और उसका भाई बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, साथ में बुक पढ़ा करते थे और बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे, तब तक वो लड़की उनके बीच नहीं आई थी। बात सुनने के बाद साजो समझ जाता है कि उसे इतना भी पर्सनल नहीं जाना था, ये तो उसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात बता रही है। मीना बताती जब से वो लड़की मेरे भाई के बीच में आई है तब उसने मुझसे अच्छे से बात करना बंद कर दिया है। भी हमें पता चलता है उसका भाई कोई और नहीं काउंसिल मेंबर है, इसे लोग प्यार से कुमा बोलते हैं। इस लड़की के बारे में वो बता रही थी वो भी एक काउंसिल मेंबर है। भी बेचारा साजो सोचता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल चली गई, इनके फैमिली मैटर में नहीं घुसना। भी साजो समझ जाता है ये सब इसकी फैमिली प्रॉब्लम है, घर में बहुत छोटी थी तो सारी अटेंशन इसे ही मिलती थी। यूरी के आने के बाद इसका भाई सारा ध्यान यूरी पे देने लगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और खुद इंडिपेंडेंट बनने के लिए। उसने डिसाइड किया कि वो काम करना स्टार्ट कर देगी। साजो ये बात सुनने के बाद उसे सपोर्ट करता है। उसी समय दुकान पे फूक आ जाती है, वो यहाँ पे बुक खरीदने नहीं आई थी, हर बार की तरह बस साजो से मिलने आई थी। भी साजो के दिमाग में आता है बहुत अच्छा आइडिया, उसे याद आता है फोका बात करने में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट है, वो किसी के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाती है। ये उसकी दोस्ती मीना से करा देगा कितना ज्यादा अच्छा होगा, और वो ऐसा ही करता है। वो फोका को इंट्रोड्यूस कराता है मीना से, ये तुम्हारी तरह बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, उसका बस इतना ही बोलना काफी था। उसके बाद फूका उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके बाद उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगती है, तुम्हें कौन सी बुक पसंद है, तो तुम कितनी ज्यादा बुक पढ़ चुकी हो और अभी कौन सी बुक पढ़ रही हो। इतने सारे सवाल सुनने के बाद मीना बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, इन्हें बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अभी वो सोच रही होती कोई ऐसा भी है जो मेरी तरह बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तभी मीना उसे एक बुक सजेस्ट करती है, फूका उस बुक को खरीद भी लेती है। उसके बाद साजो उसकी तारीफ करता है, आखिर में तुमने पहली सेल कर ही ली, धीरे धीरे तुम पहले से ज्यादा बेहतर बन रही हो। ये लोग अपना काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकल रहे होते हैं। साजो देखता है कुमा को कि मीना को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका था, लेकिन मीना उसके सामने नहीं आना चाहती थी, तो साजो के पीछे छुप जाती है। साजो को पता होता है मीना इससे इस समय बात नहीं करना चाहती, वो बहुत ज्यादा उससे नाराज है। अभी साजो बोलता है क्यों ना हम तीनों बैठ के अच्छे से बात करें, और तुम एक दूसरे से ऐसे ही नाराज रहे इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। और इतना ही काफी नहीं होता और वहीं पे यूरी आ जाती है जो इन सब लफड़ों की मास्टर है। सबसे पहले यूरी तो उससे माफी मांगती है,
वो बोलती है मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी, मुझे पता है मेरे आने के बाद तुम्हारा भाई तुम पे कम ध्यान देने लगा है, इसी वजह से तुम इस शॉप में काम करने लगी हो, यहाँ तक कि तुम बहुत ज्यादा शर्मीली हो और किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती, नहीं नहीं तुम अभी तक एक बच्ची हो, माफ करना मैंने तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ा, प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, तुम ये सब काम छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मीना को कुछ बोलना था लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, उसकी जगह पे साजो बोलता है आप लोग बिल्कुल गलत हो, नहीं कि मीना काम कर नहीं सकती, हाँ मैं मानता हूँ अभी भी बच्ची है लेकिन वो धीरे धीरे इस काम को अच्छे से सीख रही है, इस काम को करने के बाद धीरे धीरे इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे इसे काम करने दोगे इसके पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वैसे ये डिसाइड तो मैं भी नहीं कर सकता ना आप कर सकते हैं, काम मीना को करना है वो खुद ही डिसाइड करेगी, हम लोग एक ही काम कर सकते हैं बस उसका सपोर्ट करना। तभी मीना डिसाइड करती है कि यहाँ पे वो काम करना जारी रखेगी। अब साजो ने एक और दोस्त बना लिया होता है और दूसरी तरफ आइका गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी स्कूल जा रही थी समर फेस्टिवल और नए स्टूडेंट की तैयारी के लिए, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी ससाकी के कि ये दोनों दिन भर एक साथ रहते हैं, पूरे स्कूल में गिने चुने बच्चों के सिवाय कोई नहीं होता, क्या को तो पता नहीं लेकिन सजाकी धीरे धीरे आइका को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, शायद वो दिन भी दूर नहीं जब आइका भी इसे पसंद करने लगेगी, सजाकी हर एक चीज में बेटर है साजो से। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, दूसरी तरफ मीना भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी थी, इसकी सबसे बड़ी वजह है साजो और फूका उनसे ओपनली बात कर सकती थी बुक्स के बारे में, ये देख के साजो बहुत ज्यादा खुश होता है, भी उसके पास मैसेज आता है काइदे का, अपना काम खत्म करने के बाद सीधा उसी के पास जाता है, अभी वो बोलती है अगर तुमने मीना का ध्यान रख लिया है तो कुछ मेरे बारे में ही सोच लो, भी साजो हैरान हो जाता है आखिर आपको कैसे पता चला या मेरे अंडर काम कर रही है, काइजे बोलती है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे कोई भी बात नहीं छुपती, तब साजो बोलता है ये सब बात छोड़ो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, तभी वो बताती है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, दरअसल स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं, दरअसल उस स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए और नए बच्चों को स्वागत के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, तभी साजो बोलता है उन्हें मेरी क्या जरूरत, हाँ तक मुझे याद है मेरे क्लास ने कई सारे बच्चों को लिया है, सेआइका ससाकी बाकी लोग भी, कायदा बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ हमने कई क्लास से बच्चे लिए थे लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लोगों ने एडमिशन लिया है, काउंसिल मेंबर को तुम्हारी जरूरत है खासकर रिन को कि पूरा बोझ तो उसी के कंधों पे आ चुका है, रिन ने बताया तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो तुम्हें काउंसिल मेंबर बनाना चाहती है, देखो पता था अगर वो काउंसिल मेंबर बन जाता है तो उसका क्या हालत होगा, अब उसे समझाने की भी कोशिश नहीं करता, फिर वो बोल देता है मुझे नहीं लगता मैं उसके लायक हूँ, किसी ऐसे को चुनना चाहिए जो ये काम आसानी से कर सके, फिर वो बोलती हो तुम्हें तो अपना छोटा भाई मानती है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो तुम उसकी मदद भी नहीं कर सकते, अब साजो बोलता है ठीक है अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो की मदद कर दूंगा, कायदे बोलती ये बात तुम्हें उसे खुद ही बता दो, ये बात सुन के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अब वो रिन को कॉल कर देता है, पहले तो रिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है देख फोन से साजो क्यों बात कर रहा है, तभी साजो बोलता है कि मैं मदद करने के लिए तुम्हारा तैयार हूँ, लेकिन रिन बड़े आराम से मना कर देती है, मैं मदद करने की कोई जरूरत नहीं है मैं मैनेज कर लूंगी, कि रिन इससे बहुत ज्यादा नाराज थी, उसने काउंसिल मेंबर बनने से मना कर दिया, साजो बोलता है आप मुझे नहीं रोक सकती, मैंने कहा था मुझे आप छोटे भाई की तरह मानती हैं, छोटा भाई होने के कारण मुझे आपकी मदद करनी होगी, रिन बोलती है अगर ऐसा है तो ठीक है तुम हमारी मदद कर सकते हो, इतना याद रखना कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, ये सब मैं तुम्हें कल बता दूंगी, बोल के वो फोन काट देती है, अगले दिन वो स्कूल आके रिन से मिलता है, लेकिन रिन अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी, रिन बोलती ये काम बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी, ये काम पक्का तुम कर लोगे, साजो बोलता है मेरी बहन तो इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देती, सो तो ये सोचती मैं नौकरों की तरह काम करता रहूं, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे जैसा काम करवाना चाहती मैं करने के लिए तैयार हूँ, तभी रिन बताती है तुम्हारा काम है सामान को इधर से उधर करना ताकि हम लोग जगह को सजा सके, जाते जाते दिखता है क्लास में जहाँ पे उसके कुछ दोस्त बैठे होते हैं, जावा और वो फॉरनर लड़की सजाकी और आइका, साकी और आइका को साथ में दिख के वो वहाँ से चला जाता है, भी वो यहाँ पे काम करने के लिए आया है, और नहीं रिन उसे काउंसिल मेंबर के सभी मेंबर से मिलाती है, इन साजो के पास में कुछ ऐसा हुआ था ये लोगों को पहले से जानता था, तक कि बाकी लोग उसे थैंक यू बोलने लग जाते हैं कि इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, तो यूरी यहाँ तक कि कुमा भी मेंबर के दिल में वो बहुत पहले ही जगह बना चुका था, और दूसरी तरफ ससाकी भी कोशिश कर रहा था आइका के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, बोलता है 2 हफ्ते बाद मेरा सोकर मैच है क्या तुम देखने आओगी, लेकिन आइका उसे मना कर देती है, उसे आयरी का ध्यान रखना है, मैच देखने के लिए इस वजह से नहीं आ सकती, उससे माफी भी मांगती है ऑफर रिजेक्ट करने के लिए, साकी को बुरा तो लगता है, वो समझ जाता है आइका भी अपनी जगह सही है क्योंकि उसकी एक छोटी बहन है तो उसका ध्यान रखना है, सब होने के बाद आइका को सोचने लगती है, लोग देखते हैं उसकी बैक स्टोरी, तो वो मिडिल स्कूल में थी, आज उसने ससाकी को रिजेक्ट किया, पहले वो अपने सभी दोस्तों को रिजेक्ट किया करती थी, वो भी उससे पूछने आता था तुम मेरे साथ घूमने चलोगी या पिकनिक, वो अपने सारे फ्रेंड को मना कर देती थी,
केवल इसी वजह से उसे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना होता है कि उसके मॉम और डैड दोनों जॉब करते हैं। आयरी अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वो अकेले रह नहीं सकती। आयका को कभी टाइम ही नहीं मिला नए दोस्त बनाने का, पूरी तरीके से अकेली थी कि कोई भी दोस्त नहीं है, कि उसके पास दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं था। तो यही रीजन था कि उसने उस टाइम मदद की साजो की। सबके सामने गिर चुका था और लोग उसका मजाक बना रहे थे। क्या बिना किसी की परवाह किए उसका सपोर्ट करती है। मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। दिन मैंने साजो की मदद इसलिए की कि उसमें मुझे अपनी झलक दिखी। वो भी मेरी तरह बिल्कुल अकेला था, ना कोई दोस्त ना कोई साथी, कि मेरी तरह ही। जब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उस दिन उसकी मदद की। मुझे नहीं पता था कि उस दिन से मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। उसने उसी दिन रेसेस के बाद उसे कन्फेस कर दिया। उसे उसका नाम भी नहीं पता था। वो उसे डेट के लिए पूछ लेता है। क्या ना उस पे हंसती है ना उसका मजाक उड़ाती है, उसे आसानी से मना कर देती है। वो बोलती है जैसी मेरी सिचुएशन है इस समय मैं डेट नहीं कर सकती। कल उसने डेट के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि पढ़ाई और आयरी के बीच में साजो भी आ जाता तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ना वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी ना ही आयरी पे, जिस वजह से उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से वो साफ मना कर देती है। जो उससे रीजन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। आयका उसे नहीं बताती। हालांकि उसे रिजेक्ट करने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या पता था उसने किसी का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़का बेशरम है। के बाद से वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। आयका पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुकी थी। लोग उसके बारे में साजो से पूछते थे, अजीब लड़का तुम्हारा पीछा क्यों करता है। यहाँ तक कि आयका के कुछ दोस्त साजो को पीटने की बात कर रहे थे। आयका बात संभाल लेती है, सोच रही होती है बस 1 ही साल की तो बात है, दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी। दूसरे स्कूल में जैसे ही एग्जाम पास आने वाले थे, जो उसे इग्नोर करने लगता है जैसे वो अभी कर रहा है। लेकिन उस टाइम आयका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो उतने अच्छे दोस्त नहीं थे। हमें पता चलता है आयका को इसलिए इग्नोर कर रहा था कि वो अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि उसे भी उसी स्कूल में जाना था जिसमें आयका जा रही है। नए स्कूल में जाने के बाद भी इसने अपनी हरकतें नहीं बंद की। हालांकि तब इसकी एक और दोस्त बन चुकी थी, सीधा। ये दोनों असीदा से पहली बार मिल रहे थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। जो ने उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, तो उसकी शक्ल देखने के लिए वो भी तरस जाती है। अचानक से अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है। यानी क्यों कैसे उसे पता चल जाता है आज वो आसपास ही है। तो पूरे स्कूल में भागने लगती है उसे ढूंढने के लिए। उसे पता होता है पागलों की तरह हरकतें कर रही है। पता नहीं क्यों उसे एक बार साजो की शक्ल देखनी थी। जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी उसे कभी मिली ही नहीं। भी उसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो स्कूल का कोना कोना छान मारती है। फाइनली वो टकरा जाती है साजो से। फाइनली गर्मियों की छुट्टी के बाद कुछ ऐसा होता है। पाइका उसे आमने सामने देख रही थी। उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। शुरू में वो तो हैरान होती है वो आखिर में यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही राइट नहीं होता कि वो उसके कितनी ज्यादा क्लोज आ चुकी है। इतना ही नहीं उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है, जो को तो यकीन ही नहीं होता। जो को यकीन नहीं होता वही आयका है जो इसने स्कूल बंद होने से पहले मिला था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद वो बाकी बातों को साइड रख के उससे पूछता है इतनी तेजी से भाग के जा कहाँ रही है। इस बार आयका छुपाने की भी कोशिश नहीं करती, एडमिट कर लेती कि उसे ही खोज रही थी। वो बताती है कितने टाइम से हम दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं, हमें एक साथ समय बिताए हुए कई महीने हो गए। साजो भी उसे समझाता है ऐसा नहीं कि उसे मिलना नहीं चाहता, दरअसल उसे बहुत ज्यादा काम था। तो पूरे दिन एक शॉप में रहना पड़ता है और वो घर आके थक जाता है। इसके बाद साजो दोबारा बोलता है बहुत ज्यादा थक चुकी हो। इसके बाद आयका बोलती है हाँ मैं सीता के साथ बीच गई थी। इन्हें पर साजो को पहले से ही पता था। बोलता है हाँ मुझे पता है, सीता ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी थी। व्यू ब्लश करते हुए बोलती है फोटो सच में तुम्हें उसने भेज दी, मुझे तो लगा केवल वो मजाक कर रही है। कम से कम तुमने उस फोटो को डिलीट तो कर दिया ना, और चुपचाप मुझे अपना फोन दिखाओ खुद ही चेक कर लूंगी। नायिका को उस पर भरोसा नहीं होता, उसे उसका फोन मांगती है। उसका फोन लेते लेते वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ जाती है। उसके इतना ज्यादा पास आ जाती है कि इससे पहले वो कभी नहीं आई थी। दोनों के लिए दुनिया यहीं पे रुक जाती है। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन अफसोस वहीं पे आसीदा आ जाती है। इसकी वजह से उन दोनों को अपने सपने की दुनिया से बाहर आना पड़ता है। आयका से आसीदा माफी मांगती है, उसने उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बेकार कर दिया। आसीदा उसे समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं। तब आसीदा बोलती है कि तुम्हें कुछ काम करना ही था तो तुम्हें आयका को पहले ज्वाइन कर लेते, करने के साथ तुम उसके साथ पूरा टाइम बिता सकते। भी साजो मना कर देता है, मैं केवल यहाँ पे हूँ फिजिकल लेबर करने के लिए, खाली सामान उठाना और सामान को इधर उधर करना। नए स्टूडेंट को तुम ही लोग गाइड करोगे। दरअसल उन लोगों ने ऐसे स्टूडेंट को चुना है तो दिखने में बहुत अच्छे और दिखने में भी समझदार लगे, ताकि नए बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो। मेरे जैसा ऑर्डिनरी लड़का उनका स्वागत करेगा। आधे स्टूडेंट तो वैसे ही भाग जाएंगे। लेकिन आयका इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं होती और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो। क्या तुम भूल गए हो तुमने किस तरीके से मीना की मदद की थी? तुम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो। इस बात में
बिल्कुल झूठ नहीं था। साजो किसी को भी अच्छे से समझ सकता है। और अगला दिन आ जाता है। सभी नए स्टूडेंट आ चुके थे स्कूल को देखने के लिए। काउंसिल मेंबर सभी को मिलाते हैं। साजो खड़ा होता है उन्हीं काउंसिल मेंबर के साथ, वो भी उनका एक हिस्सा हो। सब लोगों की टीम बन जाती है, कौन कैसा काम करेगा, जो बच्चों का गाइड कराने में मदद करेंगे और उन्हें पूरा स्कूल घुमाएंगे। और आइका की टीम में होता है ससाकी। उन्हें मिलते हैं 4 स्टूडेंट। ससाकी उस लड़की को देख के बोलता है तुम्हारा नाम भी ससाकी है? वो तो मेरा भी सरनेम है। वैसे एक लड़की बोलती है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं? लेकिन आइका साफ मना कर देती है, ये तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, कुछ भी नहीं। बेचारा ससाकी बोले तो बोले क्या। जैसे इन चारों को पूरा स्कूल दिखाते हैं, देखती है कुछ लड़के आइजाबा को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो दिखने में एक बच्ची की तरह थी। इस वजह से वो लोग उसके ऑर्डर नहीं लेते। भी बीच में आइका आ जाती है, उन बच्चों को बहुत ज्यादा सुनाती है, यहाँ तक कि उन्हें वो ये भी बोल देती है हमारी ऐसी हरकतें रही, कोई जगह नहीं है हमारे स्कूल में। आइका को इतना ज्यादा गुस्सा में देख के वो लड़के डर जाते हैं। लोग उससे माफी मांग लेते हैं। वो उन्हें पूरा स्कूल घुमा चुका था। ससाकी बोलती है तुम ग्रैंड फेस्टिवल में भी आ सकते हो, कुछ टाइम बाद ही कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और हमारा स्कूल उस चीज को बहुत धूमधाम से मनाने वाला है। कोशिश करना तुम उसे मिस ना करो। लड़कियां ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं फेस्टिवल देखने के लिए। वो बोलती हैं साजो सेनपाई मुझे गाइड करें। हाँ वही साजो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वही ना जिसके बारे में तुम 24 घंटे बात किया करती हो। तीसरी बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तो इसी स्कूल में पढ़ता है, कब मिलवा रही हो हम लोगों से उससे? विपू का शर्माते हुए बोलती है हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। आइका साजो का नाम सुन के थोड़ा हैरान होती है, सोचती है कि वो कोई और ही लड़का होगा। सोचती है पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है कि साजो नाम का एक ही लड़का हो। साजो की किस्मत देखो, उसी समय बगल से गुजर रहा होता है तो उसे बुला लेती है। यहाँ पे मानो आइका की धड़कनें रुक जाती हैं। अभी वो सोच रही होती है क्या इसी के बारे में बात कर रही है। उका, ससाकी और आइका, बाकी लड़कियां भी उसके पास जाती हैं। कहीं नहीं ज्यादा गुस्से में थी कि मानो उसका मुंह ही तोड़ देगी। फिर में लड़की है कौन जो ने इसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। और फूका की दोस्त क्या बोल रही थी कि रिलेशनशिप में है, जो तो बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सब कैसे एक्सप्लेन करेगा कि नायिका उसके सामने स्माइल कर रही थी, लेकिन वो जानता था बहुत ज्यादा गुस्से में है। जानता था तूफान से आने वाली पहले की शांति है। नहीं काफी नहीं होता, फूका की दोस्त आ जाती है घी में आग डालने के लिए और वो बोलने लगती है क्या तुम ही हो इसके बॉयफ्रेंड? 24 घंटे तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है, जब से तुमसे मिली है तब से बहुत ज्यादा पोलाइट हो चुकी है, समझदार भी, ड्रेसिंग सेंस भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। तुम मुझे उस डेट के बारे में भी बता सकते हो, दोनों साथ में घूमने गए थे ज्वेलरी बनाने के लिए। ये बात सुनने के बाद आइका के साथ ससाकी भी हैरान हो जाता है। इस गर्मी की छुट्टियों में ससाकी लड़कियों के साथ घूम रहा था। बेचारे ससाकी के भी पसीने छूट जाते हैं। फूका बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो बोलती है मैं तुमसे लाख बार बोल चुकी हूँ हम लोग रिलेशन में नहीं है। उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो अपने दोस्तों से गुस्सा है। दोस्तों की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसका दोस्त बोलना लगातार चालू रखते हैं तो ये तुम्हारे स्कूल में आ चुकी है, तुम दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तब वो बोलती है ऐसा नहीं है, हम दोनों का बॉन्ड पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों ने पूरी गर्मी की छुट्टियां साथ में बिताई हैं। बात बोलने के बाद वो खुद शर्म से मरी जा रही थी। बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। ये बोल के उससे बाद में मिलेगी। अब आइका उसे एक स्माइल के साथ पूछती है ओ तुम पूरी छुट्टियों में इसके साथ बिजी थे? ईसा जो बोलता है तुम्हें मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये पहले आइका गुस्सा हो जाए, जाके भी वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ पे साजू का हाथ पकड़ के चली जाती है, उसी समय वहाँ पे आसीदा भी आ जाती है। वो भी फूका की तरह एक्टिंग करने लगती है उसे चिढ़ाने के लिए। तभी वो बताता है उसकी दोस्ती फूका के साथ कैसे हुई, उसने कैसे उसके भाई को बचाया। के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। उसके साथ शाम को घूमने जाया करता था। हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। आइका बोलती है अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम पड़ा था तो मेरे घर क्यों नहीं आते दवाई करने के लिए? रूम में तो साजो को लगता है उसके कान बज रहे हैं। तो उसे दोबारा बोलती है तुम पूरी गर्मियों की छुट्टी में यही बोलते रहे, तुम बुक शॉप में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम फूका के साथ घूम सको, मेरे घर क्यों नहीं आ सकते? जो कि यकीन नहीं होता वो उसे अपने घर बुला रही है। 3 साल की दोस्ती में सब पहली बार हुआ है। आइका ने उसे ये चीज पूछी है, वो मना कैसे कर सकता है? वो बोलता था हाँ मैं तुम्हारे घर बिल्कुल आऊंगा। साजो को अपने घर इनवाइट कर लेती है। यहाँ पे आइका बार बार साजो को फोन करके उसे परेशान कर रही थी, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, आयरी के सामने आयरी को ग्रीट करना मत भूलना। बेचारा साजो उसके हर बात पे हामी भर रहा था, कुछ नहीं करूंगा जिससे आयरी परेशान हो। वो बार बार नई चीजें बोली जा रही थी, ये मत करना, तुम ऐसे मत करना। यहाँ तक कि वो भी बोल देती मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, तुम घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। इतना बात सुनने के बाद असीदा का भी दिमाग खराब हो जाता है। डायरेक्ट उसे कॉल ही कर देती है। असीदा उसे प्यार से समझाती है, समझ सकती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, चाहती थी कि साजो ऐसी हरकतें ना करे जैसे वो करा करता था, अगर तुम्हारे फैमिली के सामने। समझ सकती हूँ तुम
अपने परिवार के लिए और उसके लिए ही कर रही हो, और तुम उससे ऐसा ही ट्रीट करते रही, धीरे धीरे करके तुमसे और दूर चला जाएगा। पहले ही तुमसे बहुत दूर जा चुका है। दोबारा तुम उससे जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। ये बात आयका को खुद पता थी। साजू को कितना बुरा ट्रीट करती है, वो ऐसा उसे बुरा दिखाने के लिए नहीं करती। के पीछे भी उसके खुद के कुछ रीजन है। वो दिन आ चुका था जिस दिन उसे उसके घर जाना था। साजू उसके घर नहीं जाता, डिसाइड करता है कि वो शॉप में काम करेगा। जब बाहर देखता है तो बाहर बारिश का मौसम हो चुका था। उसे एक और बहाना मिल जाता है उसके घर ना जाने का। वो देखता है आयका ही उसके पास आ चुकी होती है। अभी साजू पूछता है, तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें मुझसे मिलना था, तुम किसी और दिन आ सकती थी, बारिश में आने की कोई जरूरत नहीं थी। साजू भी थोड़ा हैरान था, बारिश में मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है? दिनों तो मुझसे मिलने नहीं आती। आयका बोलती, मैं तो केवल पास से गुजर रही थी, अभी मैंने सोचा मैं तुमसे मिलते चलूं। बारिश होने लगा तो मैंने सोचा मैं यहीं पे रुक जाऊं। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ बोल रही थी। ये अपने घर से यहाँ पे इससे केवल मिलने आई थी। इससे पहले कुछ बोल पाती, वहाँ पे फूका भी आ जाती है। पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी। मीना मदद करती है उसकी बाल सुखाने में। आयका बोलती है यहाँ पे क्या कर रही है? साजू बताता है यहाँ तो रोज आती है, मुझसे मिलने आती थी, अब मीना से भी। इसका तो रोज का काम है, हर बार हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे आती है। बात सुनने के बाद आयका बहुत ज्यादा जलस हो जाती है। तुम इससे रोज मिलते हो, लगता है तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी दोस्त है। पीछे आयका मुड़ती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो पहले वो नीचे गिरती, साजू उसे पकड़ लेता है। देखने के बाद फूका और मीना बोलते हैं हमें कुछ काम याद आ गया, दोनों यहाँ से जा रहे हैं। दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं, ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। आयका दोबारा उठ के उससे मुंह फेर लेती है, रोज से पूछती है आज तो तुम मेरे घर आने वाले थे, वहाँ पे क्यों नहीं आए? ये तो तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रही थी। तब साजू बोलता है मुझे लगा तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती, मैं मुझे इतने ज्यादा मैसेज किए, ऐसा करूँ या ना करूँ? मुझे लगा कि तुम इनडायरेक्टली मुझे मना कर रही हो, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आया। अब आयका थोड़ी समय के लिए शांत हो जाती है। वो सोच रही होती जो आसिदा बोल रही तो बिल्कुल सही बोल रही थी, अगर मैं ऐसी हरकतें करती रही तो साजू मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। अब आयका उससे माफी मांगती है। उसका मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना चाहती थी जब भी तुम मेरी छोटी बहन से मिलो वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करे, ना तुम्हें एक क्रीप की तरह देखे, तो उसके लिए मुझे माफ करना। तो तुम चाहते तो तुम मेरे घर कल आते हो। अब साजू बोलता है ठीक है, आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगले दिन वो आसिता के साथ उसके घर आ चुका था और इसके बाद उसके छोटी बहन को ग्रीट करता है। बट आयरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, आखिर में ये कौन है, इससे पहले आज तक मैंने इसे नहीं देखा। भी आसिदा उसके बारे में बताती है, ये साधो बातुरु, के लिए इतना ही जानना काफी था। इसके बाद तो वो उसके साथ खेलने लगती है, तरीके से जैसे मान लो उसका बिछड़ा हुआ भाई हो। उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक साजो की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। तभी साजो बोलता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि इससे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बाइका बताती है ऐसा नहीं है, जुलिए बहुत आराम से खेलती है, इसे बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और घर घर खेलना। ऐसा पहली बार हुआ है किसी के पीठ पे चढ़ के उसे राइड करने के लिए बोले, करके जिससे पहली बार मिल रही है। उसके बाद आइरिस दोबारा इसके ऊपर हैग अटैक कर देती है। बाद उससे बोलती है चलो फिर से खेलते हैं। निका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर में इसे इतनी ज्यादा घुल मिल कैसे गई, इससे पहले तो इसे जानती ही नहीं थी। वह सीधा बताती है लगता है साधु पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, शायद तुम्हारे डीएनए में भी हो। साधु को पसंद करती हो तो हो सकता है तुम्हारी बहन भी उसे पसंद करती हो। जो भी हुआ आयका बहुत ज्यादा खुश थी। अजो ने आयरी का दिल जीत लिया, वो भी बड़ी आराम से पूरे दिन खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। अजो को घर जाने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी खड़ा हो सके, अभी वो एनर्जी से भर जाता है जब उसे पता चलता है उसकी मॉम आ गई। टीका के मॉम को पोलाइटली ग्रीट करता है कि मॉम देखते ही उसे समझ जाती हैं। उसके बाद वो स्माइल से बोलती हैं ओ तुम ही वो साजो हो जिसके बारे में मेरी बेटी हमेशा बात करती रहती है। तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसने आपको मेरे बारे में बताया है? ने मेरे बारे में आपको क्या क्या बताया? ऐसे ही उसकी मॉम बोलने वाली होती है, क्या उन्हें चुप करा देती है। वो बोलती है साजो भी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, उसे घर जाना है, ये सब बातें किसी और दिन कर लेना। तो तीनों घर के बाहर निकल जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है माफ करना मैं इस बार तुमसे अच्छे से नहीं मिल पाई, अगली बार दोबारा घर आना, हम लोग आराम से घर में बैठ के बातें करेंगे। और आयरी बोलती है प्लीज अगली बार दोबारा जरूर आना। सीधा उसे वहीं पे टीस करने लग जाती है। एक और मौका मिल गया आयका के घर आने का, तो बहुत ज्यादा लकी हो। साजू आयका से पूछता है हमारी मॉम बोल रही थी वो मुझे जानती हैं, तुमने मेरे बारे में क्या क्या उनसे बताया? उन्हें कहीं ये तो नहीं बता दिया किस तरीके से तुम्हारा हमेशा पीछा करता रहता हूँ? ये बात सुनने के बाद आयका ब्लश करने लग जाती है। बात तो तय था, मैंने साजू के बारे में अपनी मॉम को अच्छी अच्छी बातें ही बताई हैं। दोनों को इतने ज्यादा करीब देखने के बाद सीधा सोचती इन दोनों को थोड़ा टाइम दिया जाए। उन लोगों से वो बोलती वो दूसरे रास्ते से जाएगी, उसे कुछ और काम है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी काम नहीं होता। इसलिए कर रही कि ये दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाए, तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों अकेले में बातें करने लगते हैं। क्या बताती है अब वो स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकती है, फाइनली अब उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बाहर भी बीच घूमने जा सकती है, वो सब मैं कर सकती हूँ जो पहले नहीं कर पाती थी, केवल मेरी वजह से हुआ इसलिए नहीं बना पाती थी। 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। अभी यही क्या बोलती नहीं ऐसा नहीं, दरअसल तुम मेरे लाइफ में होते भी नहीं तो अभी मैं अकेली ही रहती, कि मैं अपने मॉम डैड को देखती थी वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। शायरी पैदा हुई है से उन्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैंने डिसाइड किया कि आयरी की देखभाल मैं करूंगी, कि मेरे मॉम डैड को थोड़ा समय मिल सके। ये रीजन था कि मैंने कभी दोस्त बनाने का सोचा ही नहीं, कि मैं दूसरों घर कभी जा ही नहीं पाती थी, नहीं उन्हें इनवाइट कर पाती
थी, अब समय बदल चुका है। मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, बाकी लोगों को अपने घर बुला सकती हूँ, मैं वो सब कर सकती हूँ पहले मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। बट वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी शायद वो डेट के लिए अब तैयार है, क्योंकि साजो से पहले वो डेट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था। शायद वो अब तैयार है, लेकिन साजो ये बात नहीं समझ पाता। आइका बोलती अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पहले चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर खाली खाली फील होता है, मानो तुम्हारे बिना ये सब मायने ही नहीं रखता। जो कि यकीन नहीं होता कि ये बात आइका खुद अपने मुंह से बोल रही है। कई बार उसने एडमिट किया है उसे साजो की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। अभी फायर बॉल स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। आंखों की डर की आवाज के कारण वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखती है। मैं ही हूँ जो तुम्हें हर बार दूर रहने के लिए बोलती थी। उसके पीछे एक रीजन था, मैं चाहती थी तुम क्रीप की तरह बिहेव करना बंद कर दो, कि मैं अपने मॉम डैड और सिस्टर से तुम्हें मिला सकूं। मैं नहीं चाहती थी वो लोग एक ऐसे लड़के से मिले जो 24 घंटे मेरे आगे पीछे घुमा करता है। चाहती थी वो लोग एक ऐसे लड़के से मिले मेरी केयर और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर तुम्हें पसंद करें, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने घर कभी नहीं बुलाती थी। होगा वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचने लगे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा नहीं रुक सकती कि अब मुझसे तुम जितना ज्यादा दूर जा रहे हो मेरी जिंदगी उतनी ज्यादा खाली हो जा रही है। इसके कन्फेस करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। उन्हें समझ में नहीं आता कि दोनों एक दूसरे से बोले तो बोले क्या। ताजो उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। शायद ऐसा करना सही नहीं होगा। बराई खाते ही वो फर्स्ट स्टेप लेती है, वो साजो का हाथ पकड़ लेती है। यहीं पे इनमें खत्म होता है। आपको ये इनमें बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कौन सा कैरेक्टर भी।